अच्छा जी, अटेंडेंस ले रहे हैं। मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद अम्मार है। अच्छा, नबील राशिद, रामिश अहमद, अच्छा मलिक अदनान, सैयद अब्दुल हसीब, सैयद अब्दुल हसीब प्रेजेंट। अच्छा जी, मलिक अदनान नहीं है, रामिश भी नहीं है, रामिश रामिश भी नहीं है। अच्छा, सैयद अब्दुल हसीब हैं। मोहम्मद सुलेमान खान, रामिश ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद सुलेमान खान नहीं है। अच्छा, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फुरकान, फुरकान भी नहीं। मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल, मुबश्शिर इकबाल, मुबश्शिर इकबाल नहीं। अच्छा, सबा बतूल, सही है। रामेश का एटेंडेंस लग गई है। शमा बतूल, सबा बतूल नहीं, ठीक है। अच्छा, जदीन गुल, ठीक है प्रेजेंट। मोहम्मद माज, मोहम्मद माज सही है प्रेजेंट। मौज़म अली खान, मौज़म अली खान, मौज़म अली खान नहीं है। अच्छा, मौज़म अली खान तो नहीं है, ठीक है। आसिम रिजवान, मौज़म अली खान नहीं है। अच्छा, आसिम सॉरी हसान सुहेल मौजूद है, ठीक है। मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद नहीं। अच्छा, आसिम आसिम रिजवान, आसिम रिजवान भी नहीं। मोहम्मद शाहजेब जाफरी, शाहजेब जाफरी, ठीक है प्रेजेंट है। और सैयद मोहम्मद हुसैन, सॉरी हम्माद हुसैन, ठीक है हम्माद हुसैन प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल नहीं, मोहम्मद बिलाल नहीं है। मोहम्मद हम्माद अब्दुल बारी, हम्माद अब्दुल बारी, ठीक है प्रेजेंट। हाफिज फरजन अहमद, सही है प्रेजेंट। उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह नहीं है।
वजीहा मोहिद्दीन, ठीक है प्रेजेंट। चलिए एब्सेंटीज के नाम बता रहा हूँ मैं। मोहम्मद अम्मार, नबील राशिद, मलिक अदनान, सुलेमान खान, फुरकान, मौज़म अली खान, आसिम रिजवान, उबैदुल्ला और मुबशिर इकबाल, सबा, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद बिलाल। अच्छा आगा। सर आपने नाम फिर नहीं लिया। जी हमजा, हाँ ये जी जी आपका सर। मोहम्मद हमजा, और एक दूसरे भी हैं आगा लारुश। ये आपका नाम नहीं है इसमें तो इसलिए कॉल नहीं किया था। ठीक है, तो एब्सेंटीज के भी नाम बता दी। स्टार्ट करते हैं क्लास। लिस्ट के अंदर नहीं है, मैं अपडेटेड लिस्ट लूंगा भी एलएमएस से, वहां से मुझे मिल जाएगा नाम, तो आपका देख लेते। ये लिस्ट तो हमें ईमेल की गई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं देखता हूँ अगर वहां पर एलएमएस पे अपडेट होगी लिस्ट ना, तो मैं वहां से ले लूंगा अगली बार। अच्छा ये हमारा टॉपिक यही चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसकी कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यो नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जो आप कह सकोगे भाई इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो बस वही ये होता है, कुछ चीजें होती हैं मैनेज कर रही होती है, सॉफ्टवेयर जो है मैनेज कर रहा होता है, और जो मेन बातें आपको बताई वो बातें, और कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो प्रोवाइड करते हैं, अब यहाँ उसके बारे में लिखा है कि एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ और चीजें भी दे रहा हो साथ में, जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो विंडोज वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सारी विंडोज में जो जो चीजें सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे नोट पैड भी होता है ना, विंडोज में नोट पैड होता है, या विंडोज के अंदर जो है वो गेम्स भी होते हैं जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, और इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेब ब्राउजर भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है। अब लेकिन ये सारी चीजें तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन जाहिर है उसके साथ ही आ रही हैं, इसलिए लिखा हुआ है एवरीथिंग वेंडर शिप्स, वेंडर जितनी चीजें आपको दे दे। तो लेकिन फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस प्रोग्राम को कहेंगे कि भाई ये प्रोग्राम होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो इस लाइन में लिखा है द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, ऐसा प्रोग्राम जो हर वक्त आपके कंप्यूटर पे चल रहा होगा। वो प्रोग्राम कौन सा है? कर्नल। जो कर्नल है, ये कर्नल जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो हर वक्त बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो मेन चीजें जिसको जो है बैकग्राउंड में मैनेज की जा रही हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कर्नल। तो कर्नल एक्चुअली मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये लाजमी जो है वो बैकग्राउंड में हर वक्त चल रहा होता है जब तक कि आपका पीसी जो है वो रनिंग स्टेट में रहता है। और जैसे ही आप शट डाउन करते हैं फिर ये कर्नल भी बंद हो जाता है। तो कर्नल जो है एक्चुअली मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल के अलावा एवरीथिंग एल्स इज इधर अ सिस्टम प्रोग्राम। कर्नल के अलावा हो सकता है कोई सिस्टम प्रोग्राम भी हो, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया हो। क्या मतलब? हो सकता है कर्नल के अलावा जो है वो आपने देखा होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप यूटिलिटीज होती है, सर्विसेज होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि विंडोज के साथ आती हैं, और वो भी एक तरह से चीजों को मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, तो वो भी साथ आ सकते हैं इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेटर वगैरह जो है, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मुख्तलिफ जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो भी साथ आ जाते हैं। लेकिन एक्सेल में जो हम जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे वो एक्चुअली जो मेन प्रोग्राम कर्नल है जो हर वक्त बैकग्राउंड में चल रहा है, कर्नल ये, इसको हम जो है ना इसको एक्चुअली ये अगर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज, इस चीज का होना बहुत जरूरी है।
तो अगर आप देखें तो एक तरह से दो वो आ जाते हैं। एक कर्नल होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करूं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये एक आपका मैं अगर लेयर एक में लाई और इस लेयर को मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने समझे बता रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनर पार्ट है वो कर्नल है, इनर पार्ट कर्नल है। और कर्नल में एक्चुअली वो अंदर का पूरा कोड है जो चल रहा है, लेकिन हम जो यूजर जो है इंटरेक्ट कर रहा होता है वो कर्नल के साथ नहीं कर रहा होता है। यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है जो बाहर की लेयर है, ये यूजर इंटरफेस है। इस यूजर इंटरफेस को हम कहते हैं शेल, इसको कहते हैं हम शेल। शेल क्या है? यूजर इंटरफेस है इसके जरिए से जो है कोई भी यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो विंडोज को हम यूज कर रहे होते हैं, स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, फिर हम कंट्रोल पैनल है या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें शेल है। बैकग्राउंड में इसकी चीजें चल रही हैं जो कि कर्नल का पार्ट है, लेकिन फोरग्राउंड के अंदर वो शेल डिजाइन किया हुआ है जो कि हम यूजर की आसानी के लिए। ठीक है, आपने लिनक्स का नाम सुना होगा। लिनक्स के ना बहुत सारे वर्जन्स हैं लिनक्स के, ठीक है, जैसे सुसे लिनक्स है, रेड हार्ट लिनक्स है, यूबंटू लिनक्स है, ठीक है, और इस तरह से और भी वर्जन है बहुत सारे लिनक्स के। तो वो सबको हम लिनक्स कहते हैं। क्यों लिनक्स कहते हैं? इसकी लिनक्स कहने की वजह क्या है? काली लिनक्स है, हाँ, तो इस लिनक्स की वजह क्या है उसको कहने की कि लिनक्स जो होता है ना, ये इसका जो ये जो कोड है, इसका जो कर्नल है, मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, इसका जो कर्नल है ये ओपन सोर्स है, ठीक है, यानी कि ये सबके लिए अवेलेबल है। बाहर का शेल कोई हर कोई अपने हिसाब से डिजाइन करता है। रेड हार्ट वाले डिजाइन करते हैं तो वो रेड हार्ट लिनक्स कहलाती है, वो रेड हार्ट लिनक्स हो गई, ठीक है, रेड हार्ट लिनक्स। और जो है कोई अगर यूबंटू वाले बनाते हैं तो यूबंटू लिनक्स कहलाती है, ठीक है। इस तरह से कोई और सोसे वाले बनाते हैं उनकी लिनक्स कहलाती है। तो हर कोई अपनी हिसाब से जो है वो लिनक्स के वर्जन शेल बनाता है। असल में वो शेल पे काम करता है। कर्नल सबका सेम है, कर्नल सबका सेम है, कर्नल सबका सेम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सारे लिनक्स हैं, ये सारे लिनक्स के वेरिएंट्स हैं क्योंकि कर्नल सबका सेम है। ये माइक्रोसॉफ्ट चूंकि ओपन सोर्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है ये ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए इसने कर्नल को अपने पास ही रखा है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की उसने शेल भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बाहर का शेल भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कोई दूसरा इसका शेल बना नहीं सकता क्योंकि इसका कर्नल फ्री नहीं है। इसका कर्नल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ही इसका शेल बनाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ही इसका कर्नल बनाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ओपन सोर्स है लिनक्स, इसलिए बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे वेरिएंट्स। कुछ जो है कुछ लोगों ने इसको लाइसेंस कर लिया, जैसे रेड हार्ट लिनक्स कहते हैं ये लाइसेंस है। क्यों लाइसेंस है? क्योंकि वो इनका जो उन्होंने यूजर इंटरफेस बनाया बाहर का शेल, उन्होंने कहा कि इस पे शेल पे हमने मेहनत की है बहुत, हम इसके चार्जेस लेंगे। तो कोई चार्जेस ले रहा होता है। यूबंटू वाले मेरे ख्याल में फ्री हैं, ये चार्जेस नहीं लेते। तो बहरहाल ये कुछ चीजें थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? आगे चले? मतलब ये थोड़ी सी फंडामेंटल बातें थी जो कि पता होना चाहिए सबको। आगे चलते हैं। अच्छा जी, जी यहाँ पर लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ये नाम सुना है कभी? बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जी, इसमें इसका नाम सुना है? अच्छा, ये बूटिंग का नाम सुना है? बूट ऑपरेशन परफॉर्म करो, कंप्यूटर को बूट करो, ये तो सुना होगा। ये तो टेक्निकल टर्म है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बूटिंग ऑपरेशन क्या होता है? देखो, आपको फर्स्ट स्टेप है बूट। सैयद अब्दुल रसीब कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप, हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन देखो, जब आप कंप्यूटर को बटन ऑन करते हो, कंप्यूटर बटन ऑन करते हो, उस वक्त तो हार्ड डिस्क तो ऑफ होती है ना। उस वक्त तो हार्ड डिस्क के अंदर कुछ, हार्ड डिस्क तो कुछ भी नहीं, हार्ड डिस्क तो ऑफ होती है। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? क्योंकि विंडोज तो हार्ड डिस्क में रखी है, विंडोज रखी है हार्ड डिस्क में। और आप हार्ड डिस्क, आपको पता है आपकी कौन सी स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है,
सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेटा जो है वो परमानेंट सेव होता है। तो यहाँ पर जब ये हार्ड डिस्क, जब आप पावर ऑन करते हो, कंप्यूटर की पावर ऑन करते हो, उस वक्त हार्ड डिस्क तो ऑन नहीं होती फौरन। तो प्रोग्राम जो चलता है बूटिंग का, आपके सामने आ रही होती चीजें, वो कहाँ से आ रही होती है? बूट ऑपरेशन जो हो रहा होता है वो कहाँ से हो रहा होता है? क्योंकि हार्ड डिस्क तो ऑफ है, इससे तो कोई चीज नहीं उठा रहा होता। रैम भी ऑफ है, रैम भी बंद है, हार्ड डिस्क भी बंद है, रैम भी बंद है। ठीक है, रैम में भी जो है वो कुछ नहीं है, रैम भी बंद है, तो दोनों चीजें जो है ऑफ है। तो इसमें बता, रोम, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब बताया, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो रोम क्या है? रोम एक्चुअली एक फर्मवेयर है। रोम एक ऐसी चिप है जो कि मदरबोर्ड पे ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। ठीक है, रोम, रोम बायोस का नाम आपने सुना होगा, रोम बायोस भी कहते हैं, रोम। तो रीड ओनली मेमोरी, तो होता है क्या है, ये चिप आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है, और जब वो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस चिप के ऊपर जो भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो सेव होता है, ठीक है, वो फ्लश नहीं होता। रैम आप शट डाउन करते हो, पीसी रैम में जो कुछ है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? टेम्पररी। ठीक है, तो जो कुछ रैम में है वो खत्म हो जाता है जैसे ही आप पीसी को शट डाउन करते हो। लेकिन रोम का डेटा वॉलेटाइल नहीं है, रोम का डेटा नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। तो यहाँ पर जो एक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है रोम का, रोम में, उस सॉफ्टवेयर का नाम है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, यानी बूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। रोम में वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए फिर होता क्या है कि ये सॉफ्टवेयर अपना काम शुरू करता है, रोम अपना काम शुरू करता है। ठीक है, और फिर इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सक्सेसफुली रैम के अंदर जो है ऑपरेटिंग हार्ड डिस्क पे रखी हुई आपकी विंडोज, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स या विंडोज जो भी है, वो हार्ड डिस्क से उठ के आ जाता है रैम में, और आपके सामने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ठीक है, जब ये काम जो है ना, ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम है कि सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपके सिस्टम को ले जाए, आप ये कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके दे दे सक्सेसफुली। इसको कहते हैं बूटिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो जाहिर है इसके लिए फर्मवेयर, कोई चिप होगी। चिप, फर्मवेयर का मतलब क्या है कि ऐसी कोई चिप है जो कि एम्बेडेड कर दी गई है आपके सिस्टम के ऊपर, और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऐसी चीज को हम कहते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर यानी जाहिर है ये रोम बायोस फर्मवेयर है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मौजूद है, और ये लिखा हुआ इनिशियलाइजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट। तो करता क्या है बूटस्ट्रैप कोड? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है ना, उसको जो है एग्जीक्यूट कर देता है, उसको स्टार्ट कर देता है, और फिर ये बूटिंग ऑपरेशन का काम खत्म हो जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम शुरू करता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में जो इस स्लाइड में डिस्कस किए गए? अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया होगा रैम का काम की। देखो, रैम का काम क्या है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम। जी कौन बताएगा रैम का काम क्या है? अगर रैम नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है? रैम है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का तो चलो लोगों को पता है, हाँ सीपीयू है। ठीक है, तीन मेन पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क।
तो रैम का काम क्या है बेसिक? अगर रैम ना लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ हार्ड डिस्क हो, सीपीयू तो क्या काफी नहीं है? जी कौन बताए? इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस, नहीं परफॉर्मेंस को इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर नहीं रैम नहीं लगाएंगे तो सिस्टम चलेगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं हम सब ये कह रहे हैं यस। देखो रैम के बगैर कंप्यूटर खराब चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा, सवाल ये है। स्टोरेज मैनेजमेंट तो हार्ड डिस्क में होती है। मोहम्मद हमास कह रहे हैं स्टोरेज मैनेजमेंट, वो तो हार्ड डिस्क में होती है। नहीं चलेगा, हमास कह रहे हैं कि कंप्यूटर नहीं चलेगा अगर रैम नहीं है। तो रैम ऐसा काम कौन सा काम कर रहा है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा? आपने सही कहा बिल्कुल, कंप्यूटर नहीं चलेगा अगर रैम को हटा दिया जाए। तो कंप्यूटर रैम ऐसा कौन सा काम कर रही है क्या कंप्यूटर ही नहीं चलेगा? हाँ तो रैम का काम क्या है कि रैम का वो मेन कौन सा काम है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सिस्टम रैम के बगैर नहीं चल सकता? एक तो उन्होंने सही जवाब बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा। आगा लारोश ने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा क्योंकि रैम से जल्दी एक्सेस होता है डेटा। अच्छा तो ये देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बात क्लियर कर दूं, सीपीयू ना, सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे करता है? सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है रैम से, ठीक है? सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है रैम से। सीपीयू हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, नहीं करता, ठीक है? हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता बल्कि रैम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? हाँ तो अब आप ये देखो, तो अगर आपकी विंडोज भी है तो विंडोज को पहले, विंडोज जो है ना पहले रिक्वेस्ट आती है, सीपीयू कहता है कि भाई रैम में नहीं है, तो विंडोज जो उठ के रैम में आती है, ठीक है? यानी जब आप डबल क्लिक करते हो किसी भी चीज पे, जब आप चला रहे होते हो शुरू में तो फिर विंडोज खुद ही लोड होती है, कर्नल जो है ये तो रॉन्ग काम करता है। लेकिन कोई आपने एबीसी की फाइल है, फॉर एग्जांपल वर्ड की फाइल है abc.doc, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो ये फाइल उठ के कहाँ आ जाएगी? रैम में। एबीसी की फाइल रैम में आ जाएगी। अब जो फाइल रैम में आ गई ना वो सीपीयू चलाएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है जो रैम में हो, ठीक है? सीपीयू एग्जीक्यूट उसको करता है जो रैम में हो, जो रैम में नहीं है सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन रैम के साथ करता है। तो हार्ड डिस्क से चीज उठ के रैम में लोड होती है, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर रैम ही नहीं होगी तो कोई चीज लोड ही नहीं होगी रैम में, तो कोई चीज एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। तो पूरा का पूरा विंडोज भी एक्चुअली रैम में लोड होती है। आजकल आपने देखा होगा रैम जो है वो आ रही है, ठीक है ना? तो 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम, लोग रैम लगा रहे हैं, लेकिन रैम एक्चुअली जो है वो उसको रैम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा उसमें लोड होता है। विंडोज अब चूंकि हैवी भी हो गई है काफी, विंडोज 10, तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टाइम बाय टाइम जो है वो काफी बल्कि होते जा रहे हैं। इस वजह से रैम के अंदर ज्यादा उनके लिए जगह रिजर्व की जाती है, ठीक है? तो रैम ज्यादा दरकार होती है। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि रैम का असल काम क्या है। विदाउट रैम जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है लाजमी उसको रैम के अंदर लोड होना है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टोर्स इन रैम, ठीक है? जो प्रोग्राम रन हो रहा है स्क्रीन पे जो भी आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली रैम के अंदर लोडेड है जब भी वो रन हो रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए जहन में। अच्छा अभी आगे चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। One or more CPU devices controllers can connect through common bus provide access to shared memory. अच्छा ये लिखा हुआ है कि SSD को हम यूज कर सकते हैं रैम की बजाय। SSD ना उसका वो रैम, SSD हार्ड डिस्क है,
ठीक है, वो बिल्कुल हार्ड डिस्क का काम कर रही है, वो रैम का काम नहीं कर रही। रैम को डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है। एसएसडी जो है ना वो एक तरह से हार्ड ड्राइव है। तो हम एसएसडी लगा के हम ये नहीं कह सकते कि रैम से हमारे रैम यूज नहीं करेंगे। एसएसडी की शेप रैम से मिलती जुलती होती है देखने में, लेकिन एसएसडी एक्चुअली हार्ड ड्राइव है और रैम जो है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि ऑपरेटिंग सीपीयू यूज करता है। अच्छा जी, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। वन और होता है क्या है, देखो सीपीयू, अब ये होता है क्या है कि बहुत सारी डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर। सीपीयू है, डिस्क कंट्रोलर्स हैं, यूएसबी कंट्रोलर्स हैं, ग्राफिक एडाप्टर्स हैं। ये सारे के सारे मदरबोर्ड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैन्स नजर आती होंगी आपको। वो सारी बसेस होती हैं एक्चुअली, और वो उन बसेस के जरिए सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारी डिवाइसेस आपस में इन बसेस के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। और मैं सबको जाहिर है चलने के लिए रैम चाहिए, हर चीज को, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, मॉनिटर हो, हर चीज को एक्चुअली रैम दरकार होती है, क्योंकि सीपीयू सबके ड्राइवर्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो सब जो है वो एक्चुअली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, सारे एक साथ काम कर रहे हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइसेस कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स। हर कोई चाह रहा है कि उसको रैम मिल जाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो रैम के बगैर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। अच्छा जी, आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, ठीक है, तो ये सब दोनों एक साथ काम कर सकती हैं। माउस, कीबोर्ड और सीपीयू दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पार्टिकुलर डिवाइस टाइप, ठीक है। तो हर एक डिवाइस कंट्रोलर का मतलब क्या है, जो हर एक का ड्राइवर है, ठीक है। हम ड्राइवर कहते हैं, जैसे माउस का ड्राइवर अलग है, कीबोर्ड का ड्राइवर अलग है, या प्रिंटर का ड्राइवर अलग है। ये सब के ड्राइवर एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही होता है और वो उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसी इसको लिखा हुआ यहाँ पर डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है। डिवाइस कंट्रोलर एक्चुअली एक ड्राइवर होता है उसका, जो सॉफ्टवेयर होता है जो उसको चला रहा होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर, हर एक के अंदर लोकल बफर भी है, ठीक है। आपने बाजू का देखा होगा, माउस से भी आप जल्दी जल्दी क्लिक करते हो तो वो एकदम से, कभी कभार ऐसा होता है वो क्लिक जो है फौरन नहीं होता, थोड़ा देर के बाद फिर क्लिकिंग होती है। कीबोर्ड से आप जो है कभी कभी तेज टाइप कर रहे होते हो तो वर्ड्स नजर नहीं आ रहे थे स्क्रीन पे, थोड़ी देर के बाद नजर आते हैं। ऐसा कभी होता है जब सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा हो या जब ज्यादा लोड हो। तो वो एक्चुअली मतलब बताने का मकसद ये है कि पीछे ना लोकल बफर भी होता है हर डिवाइस के पीछे। तो अगर वो फौरी तौर पे अगर वो मतलब एग्जीक्यूशन में नहीं जाता तो वो थोड़ी देर के लिए उस बफर में चीजें स्टोर हो सकती हैं, उस डिवाइस के बफर में चीजें स्टोर हो जाती हैं और फिर वो थोड़ी देर के बाद रिलीज हो जाती हैं जब जैसे उसको जगह मिलती है बफर से बाहर आने की। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू और फ्रॉम लोकल बफर्स, ठीक है। तो सीपीयू का काम क्या है, रैम से डेटा लोकल बफर्स में लेके जाना और लोकल बफर से वापस रैम में लेकर आना। आईओ इज फ्रॉम the device to local buffer of controller. Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. तो आपने माउस पे क्लिक किया, माउस पे क्लिक करने के बाद क्लिक को छोड़ दिया तो ये माउस का काम कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रैग की, यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया। अब यहाँ पर दोबारा कंट्रोल कहाँ चला गया, स्लाइड पे चला गया। यानी कि जितनी देर तक मैंने माउस का बटन दबा के रखा उस वक्त तक जो है वो इंटरप्ट चल रहा है। जैसे ही मैंने माउस का बटन रिलीज किया उस वक्त वो इंटरप्ट कंप्लीट हुआ। इंटरप्ट कैसे किसे कहते हैं, इंटरप्ट बहुत बहुत जगह सुनेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये लफ्ज बार बार आएगा। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट एक्चुअली आईओ डिवाइसेस जो है ना, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो जनरेट करती हैं। इंटरप्ट एक तरह का जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एक प्रोसेस ही है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, ठीक है ना। यानी कि जो भी काम मैं माउस से कर रहा हूँ या कीबोर्ड से कर रहा हूँ वो काम सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना।
मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी फोल्डर को डबल क्लिक करूं तो वो कहेगा कि अभी आपका फोल्डर नहीं खोल सकते, अभी तो सीपीयू बहुत बिजी है, बहुत सारे काम कर रहा है, आपने आपका फोल्डर तो अभी आपने डबल क्लिक किया है, अभी तो 10 काम सीपीयू को पीछे और भी करने हैं। ऐसा कोई मैसेज आपके सामने नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप डबल क्लिक करते हो ना, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, वो सारे काम रोक के आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेगा। ठीक है, सारे काम रोक के आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेगा। उसको उसको हम कहते हैं भाई ये इंटरप्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये यूजर ने जनरेट किया है, आईओ डिवाइसेस से आया है और इसकी इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। ठीक है, ये थोड़ा इंटरप्ट के बारे में और बात करते हैं। इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, देखो अब मैंने माउस से क्लिक किया है तो माउस से इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो माउस का कोई काम होगा जो कि उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में लिखा होगा। अगर मैंने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की है तो कीबोर्ड का कोई काम होगा जो उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में लिखा हुआ होगा, यानी कि कीबोर्ड के पीछे जो भी जो उसका काम है। फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया है मैंने, तो स्क्रीन पे ए प्रिंट होगा, तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होगी। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि हर आईओ डिवाइसेस का अलग अलग है। ठीक है, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होती है। और इंटरप्ट वेक्टर क्या है? जिसके अंदर हो सकता है आपने एक ही वक्त में मल्टीपल इंटरप्ट जनरेट किए हों। ठीक है, माउस से भी क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से भी प्रेस कर दिया, माइक से भी कुछ कह दिया। अब ये क्या हो रहा है कि मल्टीपल इंटरप्ट्स आ गए, तो वो सारे के सारे एक्चुअली उनका एड्रेस जो है ना इंटरप्ट वेक्टर के अंदर जमा हो जाता है, यानी कि एक तरह का डेटाबेस बन जाता है जिसमें सारे इंटरप्ट्स के एड्रेसेस जमा हो जाते हैं कि कौन कौन से इंटरप्ट कॉल किए गए। तो ठीक है, तो सारा जो है ना, आप देखा एक तरह से देखा जाए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इंटरप्ट ड्रिवन है। लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। क्या मतलब? ये काम ही इंटरप्ट पे ज्यादातर कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस की क्लिकिंग पे, कीबोर्ड के प्रेस करने पे, या जो भी यूजर की इंटरेक्शन होती है वो एक तरह से, जो भी आईओ डिवाइसेस से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है वो इंटरप्ट है। ठीक है, तो इसकी मिसाल, अच्छा इंटरप्ट होता है क्या है, हमें थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता दूं ताकि ये चीज समझ में आए इंटरप्ट वाली बात। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, उसको आपने डाउनलोड पे लगी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज 40 MB है और इस वक्त आपका एक ही सीपीयू एक ही आपके सिस्टम पे चल रहा है। अब एक फाइल डाउनलोड पे लगी हुई है। ठीक है, अब आपने कोई फोल्डर है, उस फोल्डर को आपके आपके डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है, इस फोल्डर को आपने डबल क्लिक किया। जैसे ही इसको डबल क्लिक किया, हालांकि सीपीयू इस वक्त डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है और समझो यहाँ तक डाउनलोड हुआ है, अभी बाकी है फॉर एग्जाम्पल 10 MB डाउनलोड हुआ है, बाकी 30 MB बाकी है। लेकिन आपने डबल क्लिक कर दिया फोल्डर पे, तो करेगा क्या कि प्रोसेसर, क्योंकि एक वक्त में तो एक ही काम करेगा सीपीयू, तो सीपीयू क्या करेगा कि इस वक्त जो 10 MB वाली चीज है ना, 10 MB आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है 10 MB। ठीक है, और इस वक्त जो है जो चीजें हैं जो इस स्टेट के ऊपर है, इस स्टेट के ऊपर जो चीजें इस वक्त वेरिएबल्स हैं या जो भी रजिस्टर्स हैं सीपीयू के, उनमें कोई वैल्यू होगी, जो चीजें हैं उनको वो एक जगह पे सेव कर लेता है, इसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे सेव कर लेता है। इसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं इसे, आगे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन भी आएगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है कि एक स्टेट है ना, ये स्टेट है, यहाँ से आपका 10 MB तक अभी आपका डाउनलोड हुआ है। इस स्टेट से अब आप स्विच करके आ रहा है, डबल क्लिक किया आपने फोल्डर को इस तरफ, लेकिन यहाँ आने से पहले वो इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर देगा कि भाई इतना % अभी डाउनलोड हो चुका है और अभी सीपीयू की इसकी ये वैल्यूज है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें मेंटेन की जाती है प्रोसेस के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख दी जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और सीपीयू जो उठ के यहाँ पे आ जाता है। डबल क्लिक आपका परफॉर्म किया, आप डबल क्लिक परफॉर्म करने के बाद दोबारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा, और कहाँ से स्टार्ट कर देगा? वहीं से जहाँ से इसने रोका था। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठा लेगा? यहाँ से। ये 10 MB हो गया था, अब बाकी की चीजों को यहीं से डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा, दोबारा शुरू से नहीं आएगा।
यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो रुकता तो नहीं है, हम जब जो भी काम कर रहे होते हैं डाउनलोडिंग तो चल रही होती है, हमें तो नहीं पता चलता रुक रहा। तो उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये कि ये जो है ना शिफ्टिंग बहुत फास्ट होती है, मिली सेकंड्स में होती है, ठीक है, मिली सेकंड्स नैनो सेकंड्स में होती है शिफ्टिंग। आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर आया, कितनी जल्दी वापस चला गया। मतलब इतनी सेकंड का हज़ारवें हिस्से में आपको कैच ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये काम जो है कब रुका और कब स्टार्ट हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब सीपीयू एक तो नहीं है, अब तो बहुत सारे, अब तो आपका जो प्रोसेसर है ना, उसमें एक सीपीयू नहीं होता, बल्कि आपने देखा होगा यहाँ ऑक्टा कोर आ गए ना, ऑक्टा कोर है, 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक ही चिप पे 8 प्रोसेसर है। तो हो सकता है एक प्रोसेसर ये डाउनलोडिंग कर रहा हो, एक प्रोसेसर डबल क्लिक का काम कर रहा हो, तो फिर तो इंटरप्ट ही नहीं होगा, फिर तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेसर है। मैं ये बात कर रहा हूँ जब सिंगल सीपीयू हो, एक ही प्रोसेसर है, तो जो है वो इंटरप्ट जो है ना, इंटरप्ट के जरिए से कोई काम सर अंजाम दिया जाएगा। प्रोसेसर सारे काम छोड़ के जो इंटरप्ट आई है उसको उस पे लग जाएगा, और इंटरप्ट कंप्लीट करने के बाद वापस वो उसी काम पे लौटेगा जहां से वो उसने छोड़ा था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंटरप्ट का जो मैंने आपको दिया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर जी सर, ये जो आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं इसमें कितने सीपीयू मतलब लगे हुए होते हैं? ऑक्टा कोर जो मैंने देखा उसमें तो 8 है, उसके बाद जो आए मैंने नहीं देखा, उसके बाद लेटेस्ट कौन से आ रहे हैं? लेटेस्ट तो ऑक्टा कोर ही आ रहे थे, इसमें 8 चिप्स, असल में एक ही चिप में 8 प्रोसेसर होते हैं। उसका आगे इसकी डिस्कशन करेंगे, आगे चैप्टर में आ रहा है उसके बारे में। लेकिन ये है कि वो उनकी कैशे, हर एक चिप की कैशे अलग होती है, वो हर कोई अलग अलग रिक्वेस्ट को में, जैसे ये काम है ना, ये एक प्रोसेसर ये काम कर लेगा, एक प्रोसेसर ये काम कर लेगा, दोनों अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो फिर दोनों को इंटरप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरप्ट की जरूरत जब पड़ती है जब एक प्रोसेसर मल्टीपल काम कर रहा हो, तो फिर वो रुकेगा और दूसरा काम चलाएगा। वैसे सर, ये जो एक सीपीयू की अगर हम बात करें तो उसका कौन सा प्रोसेसर होगा? मतलब पहले जमाने में कोई ऐसा होगा एक सीपीयू जिसमें एक प्रोसेसर के सीपीयू लगा हो? हाँ ना, पेंटियम का जो था ना, पेंटियम जो शुरू में आया था एक प्रोसेसर ही था वो, शुरू में जो आया ना। हाँ, पहले सारे ही 386, 486, 286 ये सारे प्रोसेसर है एक ही था। फिर पेंटियम आया, पेंटियम भी एक ही था। उसके बाद फिर आ गया ये आपका पेंटियम शायद 2 आया, वो भी एक था। फिर डुअल कोर आना शुरू हो गया, पेंटियम डुअल कोर। पेंटियम डी आया, पेंटियम डी जब आया वो 2 प्रोसेसर थे उसमें, एक ही प्रोसेसर में 2 थे, पेंटियम डी। उसके बाद डुआ कोर आया, फिर इससे बढ़ते बढ़ते अभी आजकल ऑक्टा कोर चल रहा है ऐसे। सर कोराई अभी 9 तक पहुंचे शायद। कोर आई 9, हाँ कोर आई 9। अब कोर आई 9 जो है उसमें 9 प्रोसेसर है, 9 प्रोसेसर। 9 प्रोसेसर है। आई 4 में कोर आई 9, कोर आई 5 था उससे पहले, और कोर आई 5 में 5 प्रोसेसर थे। कोर आई 9 में 9 प्रोसेसर है, एक ही चिप में 9 प्रोसेसर है। ओके सर। और कोराई 7 में सर 7 होंगे फिर इस 7 है।